इट वॉजंट ए जैंसी काइंड ऑफ थिंग। और साथ ही वो सोचने लगती है कि ये वाली बातें जैंसी के लायक नहीं हैं। जैंसी को वो फूहड़ समझती थी। इट वॉजंट ए काइंड ऑफ जैंसी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल। टेल गॉकी जैंसी। गॉकी मीन्स फूहड़, GAWKY। गॉकी मीन्स फूहड़। उस फूहड़ जैंसी को कुछ बताओ और वो पूरी दुनिया में फैला देती है। तो जॉफ ने ऐसा क्यों किया होगा? ऐसा ये सब सोफी सोच रही है, कल्पना कर रही है, परेशान हो रही है। जब जैंसी ने उससे सवाल पूछा तो ये बात तो उसको लग रहा था ये बात तो मेरे और जॉफ के बीच में रहनी थी। जॉफ ने क्यों बता दिया दूसरे को, और वो भी उस फूहड़ लड़की को जो सब शहर में फैला देती, कोई सी भी बात को दबा के नहीं रखती, छुपा के नहीं रखती। वो फूहड़ तो थी ही, और साथ में उसकी ये आदत थी कि द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो इट, कि वो सबको बता देगी। होल नेबरहुड, नेबरहुड मतलब आसपास के लोग। नेबरहुड, नेबर मतलब पड़ोसी, और नेबरहुड मतलब आसपास के लोग। तो ये आसपास के लोगों को अब सब पता लग जाएगा। डैम दैट जॉब, फिर से वो बुरा भला करती है उसके लिए, क्योंकि काफ़ी चिंता हो जाती है। जो भी बात थी वो सब गप थी, कोरी गप थी। डैम दैट जॉब वॉज नथिंग सेक्रेड। कुछ भी मतलब जॉब जो है वो कुछ भी चीज़ को पवित्र तरीके से नहीं रखता। मेरा भाई कैसा है, बुरा भला कहने लगे। नथिंग केप्ट सीक्रेट। सैक्रेड मतलब पवित्र। हम दोनों के जो बीच बात थी वो हम दोनों के बीच की एक पवित्र बात थी, वो दूसरे को क्यों बता दिया? फ्रैंक को क्यों बता दिया? फ्रैंक ने जेंसी को बता दिया। अब जेंसी से वो सब जगह फैल जाएगी। सैक्रेड मतलब पवित्र। दिस इज ए सैक्रेड बुक, दैट इज ए सैक्रेड प्लेस, ए टेम्पल इज ए सैक्रेड प्लेस, ए स्कूल इज ए सैक्रेड प्लेस, ए लाइब्रेरी इज ए सैक्रेड प्लेस। सैक्रेड मतलब पवित्र, प्योर। तो वो कहती है तो हम दोनों के बीच की सैक्रेड बात थी, पवित्र बात थी। आगे सोफी फिर कहती है इट्स ए सीक्रेट मीन टू बी। ये भाई देखना, ये एक सीक्रेट है, इसे सीक्रेट बनाए रखना। जैंसी कहती है आई विल कीप ए सीक्रेट सॉफ, यू नो हाउ आई एम, यू नो दैट आई डू दैट। मैं इसे सीक्रेट ही रखूंगी, अब तुम चिंता मत करो। तुम जानते हो मैं कौन हूँ, कैसी हूँ। यू नो दैट, तुमको मालूम है कि मैं अपने तक बात रखती हूँ। ऐसा जैंसी कह रही है। और सोफी के मन में तो कुछ और बात आ रही है कि जैंसी जो है वो फूहड़ है, गॉकी है, सबको बता देती है। आगे कहती है आई वॉजंट गोइंग टू टेल एनी वन। सोफी कहती है मैं किसी को भी नहीं बताने वाली थी। देयर विल बी ए राइट ओल्ड रो इफ माई डैड गेट्स टू हियर अबाउट इट। एक बहुत झगड़ा हो जाएगा। राव मीन्स झगड़ा, ROW राव। There was a right old row. If my dad gets to hear about it, यदि मेरे पिताजी इस बात को सुनेंगे जो मैंने जॉफ को बताई है और जो अब तुमको मालूम हो गई है, तो मेरे पिताजी तो झगड़ा कर बैठेंगे। She realized, जैंसी blinked, जैंसी ने आंखें मिचमिचाई और बोली राव एक झगड़ा हो जाएगा? I would have thought he would be chopped as anything। झगड़ा हो जाएगा? मैं तो सोच रही थी कि वो तो अति प्रसन्न होंगे ऐसी कोई घटना को लेकर। चफ मतलब अति प्रसन्न होना, बहुत खुश होना। तो एक और सोफी बोलती है कि ऐसी बात पिताजी को ना पता लगे तो अच्छा होगा, नहीं तो बहुत तमाशा हो जाएगा घर में, बहुत नाराज होंगे, झगड़ा होगा। तो जैंसी कहते हैं झगड़ा? मैं तो सोच रही थी वो बहुत खुश होंगे। He would be chopped as anything। She realized then that Jansi didn't know about the date bit। जब ऐसा जैंसी ने कहा कि मैं तो सोच रही थी पापा बहुत खुश होंगे, तब उसको लगा, सोफी को महसूस हो गया कि सोफी को तारीख नहीं मालूम है, कि जैंसी को तारीख नहीं मालूम है ये घटना की। जैंसी didn't know about the date। थोड़ा सा भी उसको जानकारी नहीं है तारीख के बारे में, किस तारीख को ये सब हुआ। जॉफ hadn't told about that। ऐसा लगता है कि जॉफ ने ऐसी बात उसको नहीं बताई है। She breathed more easily। और अब थोड़ा उसने राहत की सांस ली। To breathe माने सांस लेना, ब्रेथ माने सांस,
टू ब्रीद माने सांस लेना, ब्रीदिंग मतलब सांस, डीप ब्रीदिंग गहरी सांस। सो शी ब्रीज्ड मोर ईजिली, अब उसने थोड़ी राहत की सांस ली और हल्के सांस लेने लगी। अभी तक तो घबराई हुई थी, पिताजी को पता लगेगा, यहाँ जैंसी को पता लग गया, फिर क्या होगा, और इस समस्या से वो गुजर रही थी। और अचानक जब जैंसी ने कहा कि मैं सोचती थी कि पिताजी खुश होंगे तुम्हारे, एकदम सोफी को लग कि पूरी बात जॉफ ने उसको नहीं बताई है, कम से कम तारीख नहीं बताई, और तारीख नहीं मालूम है तो फिर चिंता नहीं करना। सो जॉफ हैडंट लेट हर डाउन आफ्टर ऑल, और फिर उसने राहत की सांस लेते हुए महसूस किया कि जॉफ ने उसे लेट डाउन नहीं किया। टू लेट डाउन मतलब नीचा दिखाना, टू लेट डाउन, डोंट लेट मी डाउन, धोखा देना। टू लेट डाउन माने धोखा देना, किसी को नीचा दिखाना, किसी को छोटा दिखाना, उसका मतलब होता है लेट डाउन। डू नॉट लेट मी डाउन इन फ्रंट ऑफ अदर। लड़के लोग नॉर्मली हमेशा ये कोशिश करते हैं कि उनको कोई लेट डाउन ना करे लड़कियों के सामने। इन फ्रंट ऑफ गर्ल्स, बॉयज ऑलवेज वांट दैट दे शुड नेवर बी लेट डाउन बाय एनीवन, एंड सिमिलरली द गर्ल्स आल्सो वांट दैट दे शुड नॉट बी लेट डाउन बाय बॉयज। इस कहानी में कुछ इसी ढंग का किशोरावस्था का वर्णन है। सो जॉफ के उससे खुश हो गई कि जॉफ ने उसको तारीख नहीं बताई है। ही बिलीव्ड हर, और फिर उसको लगा कि शायद जॉफ मेरी बात पर विश्वास कर रहा है, और इसीलिए उसने बस थोड़ा सा बता दिया, तारीख नहीं बताई। आफ्टर ऑल सम थिंग्स माइट बी सेक्रेड, कुछ तो चीज़ हम लोगों के बीच में पवित्र है। जो मैं शुरू में कोस रही थी उसको, जॉफ को बुरा भला कह रही थी, इतना नहीं है। जॉफ ने तारीखें नहीं बताई तो कुछ तो उसने पवित्र रखा है तारीख ना बता करके। इट वॉज जस्ट ए लिटिल थिंग रियली, ये बड़ी एक छोटी सी बात थी। आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ। सोफी ने कहा, अरे उस दिन कुछ नहीं हुआ था जैंसी, बड़ी छोटी सी बात हुई थी, मैंने उससे ऑटोग्राफ मांगा तो ना उसके पास कागज था ना मेरे पास कागज था, तो कुछ हुआ नहीं, नथिंग गुड हैपेंड। How much had Job said? Jesus, I wished I haven't been there. भगवान, इच्छा होती कि मैं वहां न रहता। Of course, my dad didn't want to believe it. सोफी ने कहा, हाँ मेरे पिताजी विश्वास नहीं कर रहे थे, वो नहीं चाह रहे थे कि विश्वास करें इस कहानी को, इस बात पे, मेरी बात पे। कौन सी बात? वही ऑटोग्राफ वाली बात पे, जिसमें कैसी ने कहा था कि यदि तुम अगले सप्ताह मिलोगे तो मैं 10 ऑटोग्राफ कर दूंगा। ये वाली बात को मेरे पिताजी और जॉब तो मान ही नहीं रहे थे, लेकिन जॉब फिर भी बाद में थोड़ा सा मान गया ऐसा लगता है, क्योंकि उसने इस घटना की तारीख जैंसी को नहीं बताई है। यू नो व्हाट ए मिजरी ही इज। अब वो आगे कहती, तुम जानते हो वो कितने मिजरी हैं, मिजरी बिगड़ैल है, कितने गुस्से वाले हैं, कितने नाराज होने वाले हैं। But the last thing I need is queues of people round our house asking him. लेकिन मालूम है मैं डर किससे रही हूँ? इस बात से डर रही हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि मेरे घर के आसपास भीड़ हो जाए और लोग पूछें उस घटना के बारे में जिसमें मैं कैसी से मिली थी, जिसमें मैंने उसको ऑटोग्राफ के लिए कहा था, जिसमें कैसी ने मुझे ऑटोग्राफ देने के लिए कहा था कि तुम अगले सप्ताह मिलोगे तो मैं ऑटोग्राफ दे दूँगा, और मैंने हाँ कह दिया। ये सब घटना को जानने के लिए जो उतावली भीड़, उत्साहित भीड़ है, वो मेरे घर के आसपास आ जाए, ये तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी। कैसी कहती है, आई डोंट वांट पीपल, क्यूज ऑफ पीपल राउंड आवर हाउस आस्किंग माय फादर, और ये बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि वो मेरे पिताजी को पूछें ये सब क्या हो रहा है, व्हाट्स ऑल दिस अबाउट, ये डैनी कैसी की कहानी क्या चल रही है आपकी लड़की के द्वारा, वो तो मुझे मार डालेंगे, ही वुड मर्डर मी, एंड यू नो हाउ माई मम गेट्स व्हेन देयर इज ए राव, और पिताजी तो मार ही डालेंगे, और माँ जो हैं वो कितनी बिगड़ैल हो जाएंगी झगड़े के समय, कितना गुस्सा हो जाएंगे, तुमको तो मालूम है। हाउ माई मम गेट्स व्हेन देयर इज ए राव, जब झगड़ा होता है तो मेरी माँ कैसी हो जाती हैं, उनका गुस्सा का पारा कहाँ पहुँच जाता है, ये तो तुम जानते ही हो। मतलब कुल मिला के अब सोफी लगातार घबरा रही है, और उसको डर इस बात का है कि पिताजी तक ये बात न जाए,
क्योंकि पिताजी बड़े गुस्से वाले थे। उनको तो वैसे ही विश्वास नहीं था इस कहानी पर। उनको तो लगा ही रहा था कि ये मेरी बेटी सोफ़ी मनगढ़ंत कहानी बना रही है। जैंसी सेड हश्ड, जैंसी ने धीरे से कहा, हश में कहा, यू कैन ट्रस्ट मी, तुम मुझ पर विश्वास रखो सोफ, यू नो दैट, तुमको मालूम होना चाहिए कि मैं नहीं बताऊंगी, तुम मुझ पर विश्वास रखो। ऐसा जैंसी कहकर सोफ़ी को शांत करा रही है, क्योंकि सोफ़ी बड़ी नर्वस हो गई, क्या करेंगे, क्या होगा, कल को लोग आ जाएंगे, ये कहानी फैलेगी, और जैंसी को मालूम हो गया है, जैंसी वैसे ही चुप नहीं रहती। तो इस पे जैंसी कहती है, डोंट वरी, आई विल बी क्वाइट, डोंट वरी, आई विल नॉट टेल एनीवन। अब यहाँ पर फिर एक और मोड़ आता है। नाउ अनदर टर्न कम्स इन द स्टोरी। Till now you heard in the last part the conversation between Jansi and Sophie, fear of getting beaten by father for the cooked story. Cooked story मतलब मनगढ़ंत कहानी। COOK cook, to cook माने खाना बनाना, और cooked story मतलब मनगढ़ंत कहानी बनाना। तो ये जो अभी तक तो जैंसी और सोफ़ी के बीच में जो बातचीत थी वो आपने सुनी। नाउ वी कम टू अनदर वेरी फैसिनेटिंग पार्ट। एक बड़े रोचक पार्ट में अब आते हैं, जहाँ पर सोफ़ी जो है वो कितनी कल्पना की उड़ान में चली जाती है। यंगस्टर्स लोग, टीनेजर लोग, एडोलसेंट, किशोरावस्था के लोग कितने कल्पनातील हो जाते हैं, कल्पनातीत दुनिया में चले जाते हैं। उसका उदाहरण है ये पैराग्राफ। आफ्टर डार्क शी वॉक बाय द कैनाल। जब थोड़ा अंधेरा हो गया एक दिन, तो वो कैनाल के किनारे किनारे गई। कैनाल मतलब नहर, नहर के किनारे किनारे। अलॉन्ग ए शेल्टर्ड पाथ लाइटेड ओनली बाय द ग्लेयर ऑफ द लैम्प्स फ्रॉम द वार्फ अक्रॉस द वाटर। एक शाम को जब थोड़ा अंधेरा हो गया, सोफ़ी कैनाल के किनारे किनारे चली जा रही है, ऐसे रास्ते में जो शेल्टर्ड है, पेड़ों से ढका हुआ है। और शेल्टर मतलब शरण, शेल्टर मतलब शरण, पेड़ लगे हुए हैं और नीचे शेल्टर्ड पाथ, पेड़ों की शरणों में है वह रास्ता। एंड लाइटेड ओनली बाय द ग्लेयर ऑफ द लैम्प, और वहाँ पर हल्की फुल्की रोशनी है जो कहाँ से आ रही है, फ्रॉम द वार्फ अक्रॉस द वाटर। वार्फ क्या होता है? वार्फ माने घाटी। नदी के या पानी के उस पार जो घाटी है, वो घाटी से जो हल्की रोशनी आती है, वो रोशनी बस वो पाथ में है। उसमें सोफ़ी अकेले चली जा रही है और चलती जा रही है नहर के किनारे किनारे, और दोनों ओर पेड़ हैं जिसकी छाया है, जिसके नीचे वो चल रही है। एंड द अनसीजिंग ड्रोन ऑफ द सिटी वॉज मफल्ड एंड डिस्टेंट। अनसीजिंग, टू सीज मतलब रुकना, स्टॉप होना, रुक जाना, थम जाना। सी और अनसीजिंग मतलब निरंतर, अनसीजिंग फ्लो ऑफ वाटर, पानी का निरंतर बहाव, अनसीजिंग फ्लो ऑफ वाटर। द वाटर फ्लो है सीज्ड मतलब पानी का बहना रुक गया है, और अनसीजिंग मतलब पानी लगातार बह रहा है। यहाँ पर क्या है? अनसीजिंग। व्हाट इज अनसीजिंग? अनसीजिंग ड्रोन ऑफ द सिटी। ड्रोन मतलब शोरगुल। एक तो ड्रोन आप जानते हैं, वो मशीन जो छोटी सी स्मॉल इंस्ट्रूमेंट जिसको आजकल ऊपर रिमोट से हम चलाते हैं, फोटोग्राफी के पर्पज़ से, जासूसी के पर्पज़ से और अन्य पर्पज़ से। इट्स ए मल्टीपर्पज़ इंस्ट्रूमेंट। लेकिन यहाँ मैं ड्रोन का अर्थ कुछ और है। यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ वो ड्रोन का अर्थ है शोरगुल। ड्रोन ऑफ द सिटी वॉज मफल्ड। जो शहर के शोरगुल की जो आवाज़ थी वो थोड़ी सी दब रही थी, तो क्योंकि आवाज़ थोड़ी दूर थी, डिस्टेंट पे थी। It was a place she had often played in when she was a child. ये वो जगह थी जहाँ पर वो बचपन में बहुत खेली थी। कौन सी जगह की बात कर रहा हूँ? जहाँ वो चल रही है, नहर के किनारे किनारे चलती जा रही है। ये वो जगह थी जहाँ उसने बचपन में बहुत खेला था।
There was a wooden bench beneath a solitary elm. Elm is the name of a tree. Solitary मतलब अकेला, एकांत. Solitary मतलब एकांत. There is a one very famous poem, The Solitary Reaper. You should read that poem. It's a beautiful poem in English literature. The Solitary Reaper. Solitary मतलब एकांत. I love solitary surrounding. मुझे एकांत वाली जगह अच्छी लगती है. तो वहाँ पर एकांत में एक पेड़ था और उस पेड़ के नीचे, beneath मतलब नीचे, पेड़ के नीचे एक बेंच था. कैसा बेंच? वुडन बेंच, लकड़ी का बेंच था. There was a wooden bench beneath the solitary elm. और उस बेंच पर sometimes lovers would come. प्यार करने वाले लोग वहाँ के बैठते थे. आपने देखा होगा बहुत से बाग बगीचों में, गार्डन्स में, जहाँ पे ऐसा दृश्य रहता है. एक लड़का एक लड़की बेंच में बैठते हैं, शेयर कर लेते हैं, बेंच में और भी लोग बैठ जाते हैं. तो एक जोड़ा, कई जोड़े आप बैठे हुए ऐसे देखेंगे. तो ये भी वो जगह थी जहाँ पर जोड़े आके बैठते थे. सम टाइम्स केम, कभी कभी आते थे. शी सैट डाउन टू वेट, वो भी बैठ गई. जब वो बेंच आई तो बेंच के पास आके वो भी बैठ गई. इट वॉज द परफेक्ट प्लेस, शी हैड ऑलवेज थॉट सो. उसने हमेशा सोचा था ये बड़ी सही जगह है मिलने की, अपने प्रेम का इजहार करने की. बहुत सही जगह है, ऐसा सोफी ने सोचा था. फॉर ए मीटिंग ऑफ दिस काइंड, इस तरह की मुलाकात के लिए, जहां पर प्रेमी जोड़ा मिले, उसके लिए परफेक्ट जगह थी. इट वॉज ए परफेक्ट प्लेस, शी हैड ऑलवेज थॉट सो फॉर ए मीटिंग ऑफ दिस काइंड. देखिए उसकी कल्पना की उड़ान. बार बार मैं इस बात को बता रहा हूं कि ऑलवेज शी इज इन द डिफरेंट वर्ल्ड, अवे फ्रॉम द रियलिटी, वास्तविकता से बहुत दूर है. फॉर दोज हु विश नॉट टू बी ऑब्जर्व, शी न्यू ही वुड अप्रूव. ये वो जगह थी, उन लोगों के लिए जगह थी जो चाहते थे कि उन्हें कोई देखे ना. नॉट टू बी ऑब्जर्व्ड, वो दिखाई ना दें. जो लोग ऐसा चाहते हैं कि हम लोग यहाँ बैठे हुए दिखाई ना दें, ये वैसी जगह थी. या हम लोग जहाँ भी बैठें वहाँ हम दूसरों को दिखाई ना दें, ये जगह वैसी थी. बिल्कुल एकांत में, पेड़ के नीचे, एक तरफ नहर और बहुत हल्की लाइट और थोड़ा अंधकार. तो सोफी अब सोफी वहाँ के बैठ जाती है. शी न्यू ही वुड अप्रूव, और सोचती है कि मुझे मालूम है कैसी आएगा, तो वो मेरे यहाँ आने के निर्णय को, इस बेंच पे बैठने के निर्णय को सही मानेगा, क्योंकि ये एकांत वाली जगह है, बहुत अच्छी जगह. फॉर सम व्हाइल, कुछ देर तक, वेटिंग, प्रतीक्षा करते हुए, शी इमेजिन्ड हिज कमिंग, वो कल्पना कर रही थी कि कैसी आ रहा है. बैठ तो गई, मन में ये भी सोचा कि इस जगह को कैसी भी अप्रूव करेगा, मतलब उस पर अपनी सहमति देगा. टू अप्रूव मतलब सहमति देना. इस जगह की खासियत पर अपनी सहमति देगा. और इसके बाद वह प्रतीक्षा करने लगी और कल्पना करने लगे कि अब कैसी आ रहा होगा. शी वॉक्ड अलोंग द कैनाल, और कैनाल के बाजू बाजू में जो पगडंडी जैसा रास्ता था, उधर देखने लगी, इस उम्मीद में कि कैसी दिखाई दे. She walked along the canal, seeing him come out of the shadows. और ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी छाया से कोई बाहर निकल रहा है, प्रतिछाया से. इमेजिनिंग हर ओन कॉन्सिक्वेंट एक्साइटमेंट, और फिर कल्पना कर रही थी कि वो दिखाई देगा तो मैं कितनी एक्साइटेड हो जाऊंगी, अति उत्साहित हो जाऊंगी, रोमांचित हो जाऊंगी उसको देखकर, कैसी को देखकर. ये पूरी कल्पना चल रही है. आई विल इमेजिनिंग हर ओन कॉन्सिक्वेंट एक्साइटमेंट. कॉन्सिक्वेंट मतलब परिणाम स्वरूप. किसके परिणाम स्वरूप? कैसे को देखने के परिणाम स्वरूप जो रोमांच होगा, जो जैसी फीलिंग आएगी, उसकी वो कल्पना कर रही थी. नॉट अंटिल सम टाइम हैड इलैप्स्ड. इलैप्स मतलब गुजर जाना. डेथ नहीं, गुजर जाना, समय का गुजर जाना. समय का गुजर जाना को बोलते हैं इलैप्स. तो नॉट अंटिल सम टाइम हैड इलैप्स्ड
Did she begin balancing against this the idea of his not coming? अभी तक तो वो बार बार ये सोच रही थी कि वो आ रहा होगा, वो वहाँ से निकल रहा होगा, कैनाल पे नज़र रखती थी, फिर देखती थी, फिर उसके बाद सोचती थी और फिर एक्साइटेड हो जाती थी कि अब आते ही होगा, अरे वो दिखाई दिया, और कल्पना कर रही थी कि यदि दिखाई देगा तो मैं कितना रोमांचित होंगी। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया थोड़ा सा उसके मन में बदलाव आता है। शी बिगेन बैलेंसिंग अगेंस्ट दिस आइडिया ऑफ हिज नॉट कमिंग। अब वो जितना उसके मन में था कि वो आने वाला है, वो थोड़ा सा कम होने लगी उसके मन में फीलिंग, और थोड़ी थोड़ी निराशा, ना आने की भावना उसके मन में आने लगी। बैलेंसिंग बिटवीन द टू। अभी तक तो उसको पूरा लग रहा था 100% कि वो आएगा, अब धीरे 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 ऐसी फीलिंग आने लगी कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, अब कहाँ तक पहुँचा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऐसे विचार अब उसके मन में थोड़े आने लगे। एक और उसके मन में ऐसे विचार आ रहे थे, और धीरे धीरे, बहुत ही धीरे सही, थोड़ी सी निराशा भी उसके मन में आने लगी थी। लेकिन फिर भी अपने को वो संतुष्ट करने के लिए वो सोचने लगती है, हियर आई सिट, शी सेड टू हरसेल्फ। अपने स्वयं को बोलती है, यहाँ मैं बैठूंगी, विशिंग दैट डैनी वुड कम, इच्छा रखते हुए कि अब शायद आएगा, विशिंग ही वुड कम एंड सेंसिंग द टाइम पासिंग। बार बार उसके मन में आ रहा था, इच्छा थी अब आएगा, शायद अब आएगा, यहाँ मैं बैठूंगी, और साथ ही साथ गुजरते हुए समय के बारे में भी उसको चिंता शुरू हो गई। सेंसिंग द पासिंग टाइम, समय जो गुजर रहा था उसको भी अब वो महसूस कर रही थी। आई फील द पैंग्स ऑफ डाउट स्टरिंग इनसाइड मी। और वो कहती है कि अब मैं, पैंग मतलब क्या होता है, पैंग मतलब टीस, शंका की एक टीस शुरू हो जाती धीरे धीरे। स्टरिंग इनसाइड मी, स्टर करना मतलब किसी चीज़ को बहुत ज़ोरों से हिलाना। खासकर पानी में, यदि हम या पानी या लिक्विड में कोई सी भी चीज़ डालते हैं, लकड़ी या कुछ छड़ी, और उसको ऐसा हिलाते हैं तो उसको कहते हैं स्टर करना। केमिस्ट्री लैब में आपने देखा होगा, केमिकल को बार बार ऐसा हिलाते हैं, वो स्टर कहना कहलाता है। तो मेरे मन के अंदर बहुत सारी अब शंकाएं शुरू हो गई। पैंग्स ऑफ स्टरिंग इनसाइड, पैंग्स ऑफ डाउट्स, शंका की टीस अब आनी शुरू हो गई, और वो मेरे मन को थोड़ा सा विचलित करने लगी। तो पैंग माने टीस, डाउट माने शंका, स्टर करना मतलब बुरी तरह हिलाना। आई वॉच फॉर हिम बट टिल देयर इज नो साइन ऑफ हिम। मैं उसे देख रही हूँ, आई एम वॉचिंग फॉर हिम, मैं उसके लिए लगातार रास्ता देख रही हूँ, लेकिन उसके आने की कोई खबर नहीं, कोई निशान, नामो निशान नहीं दिख रहा है कि वो आ रहा हो। दूर दूर तक कहीं वो दिखाई नहीं दे रहा है। आई रियलाइज, आई रिमेंबर जॉफ सेइंग ही वुड नेवर कम। और इस दौरान मुझे याद आ रहा है कि जॉफ ने कहा था कि वो तो कभी नहीं आएगा। एंड हाउ none of them believed me when I told them। और मुझे अब याद आने लगा कि किसी ने भी मुझ पे विश्वास नहीं किया जब मैंने उनको कहा कि कैसी ने कहा है कि वो मुझसे मिलने आएगा, ऑटोग्राफ लेने आएगा, देने आएगा। अब मुझे वो सब याद आने लगा। आई वंडर व्हाट विल आई डू। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था। आई वंडर मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था। टू वंडर मतलब ना समझ में आना, और वंडर मतलब आश्चर्य भी होता है। वंडरफुल परफॉर्मेंस। ताजमहल इज ए वंडर इन द वर्ल्ड, 7th वंडर इन द वर्ल्ड, 7वां आश्चर्य है, अजूबा। पर यहाँ पे वंडर का अर्थ कुछ और हो गया। आई वंडर, मुझे लगता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। व्हाट विल आई डू, मैं क्या करूँगी, क्या बोलूँगी उसको, जॉफ को, क्या बोलूँगी जैंसी को, मेरे फ्रेंड्स को, पिताजी को, जो लोग मेरे पे विश्वास नहीं कर रहे थे। और जॉफ ने तो कह दिया था कि वो कोई मिलने आने वाला नहीं है, तुम बेकार की बातें कर रहे हो। वॉट कैन आई टेल देम नाउ इफ़ ही डजंट कम।
क्या होगा, मैं क्या कहूँगी यदि वो नहीं आता है। अब यहाँ पे वो परेशान होने लगती है। बट वी न्यू हाउ इट वॉज। लेकिन ठीक है, हमको मालूम है कि ये सब क्या है, डैनी एंड मी, मेरे और डैनी के बीच की बात है। दैट द मेन थिंग। बस ये तो बात जो है ना, ये मेरे और डैनी के, ऐसा कह के वो अपने को संतुष्ट कर रही है, अपने को सुकून दे रही है। तनाव में है क्योंकि वो वेट कर रही है और उसको चिंता ये हो गई कि पिताजी और जॉफ और ये सब लोग क्या बोलेंगे, मजाक उड़ाएंगे मेरा। लेकिन जब ज़्यादा हो जाता है तनाव तो अपने को शांत करने के लिए फिर ये सोचने लगती, खैर कोई बात नहीं, ये तो मेरे और कैसी के बीच की बात है। दैट द मेन थिंग। ये बस असली बात तो यही है, बाकी सब छोड़ो। हाउ कैन यू हेल्प वॉट पीपल चोज टू बिलीव। और फिर अपने को संतुष्ट करने के लिए, अपने को सुकून देने के लिए कहती है, तुम क्या कर सकते हो यदि लोग कुछ भी कहानी बनाएं। हाउ कैन यू हेल्प वॉट पीपल चूज टू बिलीव। वो लोग, जनता जो भी बातें करेगी उसके लिए तुम क्या कर सकते हो। अभी तक उसको जनता की ये चिंता थी। जनता मतलब पड़ोसियों की, मित्रों की, जॉब की, पेरेंट्स की, जो लोग इसकी अभी तक की बनाई हुई कहानी, जो वैसे तो मन गढ़ंत थी लेकिन ये उसको एक सच्चाई का रूप देना चाहती थी और दूसरे लोग मान नहीं रहे थे उसकी बातों को, तो अब उनको क्या बोलेगी। और ये बात तो सच निकल रही है कि कैसे वैसे कोई आसपास तो है ही नहीं उसके। हाउ कैन यू हेल्प व्हाट पीपल चोज टू बिलीव। तो अपने को संतुष्ट करने के लिए फिर वो आगे बोलती है, आप कुछ नहीं कर सकते, यदि कोई जनता कुछ सोचे भी तो आप कुछ नहीं कर सकते। बट ऑल द सेम मतलब फिर भी, बट ऑल द सेम इट मेक्स मी डिस्पोंडेंट। डिस्पोंडेंट मतलब निराश। हाँ, फिर भी कुछ भी बोलो, बट ऑल द सेम इट मेक्स मी डिस्पोंडेंट। कुछ भी बोलो, इससे मुझे चिढ़ तो हो रही है, गुस्सा तो आ रहा है, निराशा तो हो रही है। डिस्पोंडेंट। दिस नोइंग आई विल नेवर बी एबल टू शो देम दे आर रॉन्ग टू डाउट मी। किस बात पे मुझे बड़ा चिढ़ हो रही, गुस्सा, निराशा हो रही है, ये जानते हुए कि मैं कभी भी उनको ये नहीं कह पाऊंगी, उनके जो शंका है उसको दूर नहीं कर पाऊंगी। मेरे पिताजी की शंका, मेरे भाई की शंका, मेरे मित्रों की शंका। क्या शंका? कि वास्तव में तुम कैसी से मिले थे, वास्तव में तुम्हारी मुलाकात कैसी से हुई थी, इस पर जो उन्होंने शंका की थी। कैसी मुझसे मिलने आएगा, इस पर जो लोगों ने शंका की थी। अब ये शंका जब सही निकल रही है तो मैं क्या बोलूँगा उनको। आई विल नेवर बी एबल टू शो देम दे आर रॉन्ग। मैं कभी अब ये साबित नहीं कर पाऊंगी कि वो तुम लोग गलत हो। अब वो लोग सही साबित होते नजर आ रहे थे। सो आई विल नॉट बी एबल टू प्रूव देम रॉन्ग। यदि कैसी नहीं आया तो गलत मैं ही रहूंगी उनकी नज़र में। वो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, वो लोग तरह तरह की बातें करेंगे और न जाने क्या क्या। और इस तनाव में वो अपने को कंट्रोल में भी रख रही थी, अपने को संतोष भी दे रही थी, अपने को सुकून भी देना चाह रही थी, ये कहते हुए कि अब ठीक है, ये तो मेरे और उसकी बात है, दुनिया जाए एक तरफ, मेरे और कैसे के बीच की बात है। बट ऑल द सेम इट मेक्स मी डिस्पोंडेंट, दिस नोइंग आई विल नेवर बी एबल टू शो देम दे आर रॉन्ग टू डाउट मी।